नमस्कार, मैं हूं प्रदीप बालरोडिया और आप देख रहे हैं न्यूज नशा हरियाणा। लोकसभा चुनाव के अंदर 5 सीटें जीतने के बाद जहां कांग्रेस पार्टी उत्साहित है, क्योंकि लगातार 2014 और 2019 के अंदर कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में बुरी हार का सामना करना पड़ा था। परंतु इस बार जिस तरह से 5 सीटें मिली हैं, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में जिस तरह की गुटबाजी है, उसको देखकर लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की राहें आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर हुड्डा गुट के साथ-साथ शैलजा गुट भी हावी होता नजर आ रहा है। जहां हुड्डा गुट की तरफ से हरियाणा मांगे हिसाब के नाम से एक यात्रा निकाली गई, उसके साथ ही शैलजा गुट की तरफ से कांग्रेस संदेश यात्रा का जो आगाज है वो किया गया है। और इसी मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ में चर्चा के अंदर न, न्यूज नशा हरियाणा की फाउंडर विनीता यादव जी और वरिष्ठ पत्रकार राजीव खन्ना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं विनीता जी के पास जाऊंगा। विनीता जी, जिस तरह से हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी है, जहां बीजेपी पार्टी की जो गुटबाजी है वो अक्सर देखने को मिलती है, इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी में भी जो गुटबाजी और कहा जाता है कि गुट हुड्डा ग्रुप और शैलजा ग्रुप है, वो अक्सर आमने सामने होता रहता है। तो इसको लेके क्या कहेंगे? ये कोई इन दोनों के बीच की लड़ाई जो है वो पहली बार नहीं है प्रदीप, ये पहले से चलती आ रही है। लेकिन ये है कि देखना ये कि इस बार कौन हावी होगा। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा कुमारी शैलजा से हार मान जाए एक दमखम के स्तर पे राज्य में कि ये बागडोर किसके हाथ में हो राज्य की मेन, तो वो उसमें पीछे हटने वालों में से नहीं है। लेकिन वहीं पर कुमारी शैलजा के भी जो संबंध हैं वो दिल्ली में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ बहुत अच्छे हैं, क्योंकि कुमारी शैलजा के पास एक बड़ा एडवांटेज ये है कि वो उनके करीब सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो करीब है, बल्कि जिस वक्त में मतलब कांग्रेस में एक बगावती सुर दौड़ रहे थे और भूपेंद्र हुड्डा भी वहां पर थोड़ी दूरी उनकी बनती जा रही थी दिल्ली से, तो वहां पर कुमारी शैलजा ने ऐसा नहीं किया था। कुमारी शैलजा लगातार बनी रही। लेकिन ये है कि कुमारी शैलजा, अगर हम राज्य में कंट्रोलिंग पावर की बात करते हैं, जमीन पर जाकर बात करते हैं, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री रहे इतनी बार, उन्होंने तमाम कॉर्पोरेट से लेकर के लोकलाइट तक हर जगह पर बहुत अच्छा अपना एक कंट्रोल बनाया हुआ है। यहाँ तक कि उन्होंने अगर जाट गांव में जाकर के आप देखो, उन जगह पर तो बकायदा एक एक चीज को बहुत ग्रो किया, खूब पैसा वहां लगाया, खूब उनको जिसे कहते हैं ना विकास के नाम पर एक एक गली तक उन्होंने ठीक कराने की वहां कोशिश की थी। लेकिन एक लंबी एंटी इनकम्बेंसी होने की वजह से वो हारे थे, वापसी नहीं कर पाए, पिछले 2 बार से नहीं आ पाए सत्ता में, बात सही है। लेकिन पिछली बार भी कोई ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा फर्क जो है इनके लिए मुश्किल बना। ठीक है, ये जो 11 सीटों के आसपास का डिफरेंस रहा, इसको इनको इस बार कवर करने की जरूरत है कि भाई बीजेपी ने पिछली बार भी लग रहा था 2000 पिछली बार के जो चुनाव हुए थे 19 में, तब लग रहा था कि बीजेपी हरियाणा हार जाएगी। लेकिन बीजेपी हारी नहीं, उसमें एक बड़ा इम्पैक्ट था, क्योंकि जैसे ही लोकसभा चुनाव होते हैं पूरे देश में, उसके तुरंत बाद हो जाता है चुनाव हरियाणा में। और फिर बाद में जब हरियाणा में चुनाव होता है, वो एक तरह से परछाई जैसा चुनाव होता है, जो केंद्र में घटता है उसकी असर वहां दिखाई देता है। और इस बार गुड न्यूज कांग्रेस के लिए, क्योंकि इस बार बीजेपी की सीटें घटी है केंद्र में। अब यहाँ पर अगर हरियाणा में घटने वाली स्थिति आती है तो बहुत क्लियरली दिखाई देता है कि देखिए हरियाणा में इस बार जो सरकार है वो कांग्रेस की आ सकती है, जिसके मच ऑब्वियस चांसेस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब कौन इस बागडोर को संभालेगा? भूपेंद्र हुड्डा के पास अपना एक आगे बागडोर संभालने के लिए दीपेंद्र हुड्डा है, जो कि लगातार अपने सारे विधानसभाओं में बहुत तेजी से जा रहे हैं, अग्रसर है, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनके पास एक ये विजन है। लेकिन वहीं पर उनके टर्म्स एंड कंडीशन एक बार फिर से वही हो जाती है कि हुड्डा फैमिली जो चाहती है फिर वो गांधी फैमिली से हरियाणा में करवा भी लेती है। अब यहाँ पर भी एक चीज ये रहने वाली है। लेकिन कुमारी शैलजा यहाँ पर एक प्रिविलेज वो दे सकती है, उत्तराखंड की बागडोर उन्हें प्रभारी के तौर पे दी गई, लेकिन अब उनका पूरा फोकस जो है वापस हरियाणा पर बना हुआ है। टकराव तो है, लेकिन कुमारी शैलजा मेरी नजर में इस टकराव में भूपेंद्र हुड्डा के सामने कमजोर है। बाकी तो आप राजीव जी से पूछ सकते हैं। मैं प्रदीप जी देखो राजीव दो जी, तीन जिस चीज तरह से विनीता जी ने बताया कि हुड्डा ग्रुप के बारे में, तो हरियाणा के अंदर जिस तरह कहा जाता है कि एसआर के ग्रुप, जिसमें शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी का एक ग्रुप था, और उसके साथ में हुड्डा ग्रुप। लेकिन किरण चौधरी ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया और आजकल वो भाजपा में है। तो क्या मानते हैं कि हुड्डा के एंटी जो ग्रुप है
वो कितना मजबूत है फिलहाल स्थिति में अभी? देखिए प्रदीप जी, आप हरियाणा से हैं, दो तीन चीजों को समझना बहुत जरूरी है पिछले 10 साल के अगर हम माहौल को देखें। पहली चीज देखिए, हुडा को एक एडवांटेज है, पहला एडवांटेज जो है वो ये है कि उनकी पैन हरियाणा जो प्रेजेंस और एक्सेप्टेंस है, सबसे बड़ी चीज वो है। हुडा के पास वो एडवांटेज है, एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज है। दूसरी चीज हमको देखिए, जो मौजूदा हरियाणा पॉलिटिक्स है उसको एक तो देखना हमको होगा कि एक जो लैंडमार्क जो रहा वो रहा 2016 का जो जाट एजिटेशन था, रिजर्वेशन एजिटेशन था, और उसके बाद क्या घटनाएं घटी और क्या हुआ। आज आप एक चीज समझिए कि हरियाणा में 1/4 पॉपुलेशन जो है अप्रोक्सीमेटली वो जाट है। अगर हम कास्ट उसकी हम बात करें तो वो एक और एडवांटेज हुडा के पास है। दूसरी चीज, उस पूरे एजिटेशन के दौरान हमने एक चीज बड़ी क्लियर देखी है, जहां वो एक तरफ हुआ क्या था और वो ढंग से रिपोर्ट नहीं हुआ ये था, बातें होती रही कि 36 बिरादरी का हरियाणा है और जाट को आइसोलेट कर दिया गया तो 35 वर्सेस 1 हो गया। वहां पर वो कोशिश हुई थी उस समय और उसका एडवांटेज बीजेपी को मिला, 2019 में मिला, दोनों चुनावों में, लोकसभा भी और विधानसभा भी। पर इसके बीच में एक चीज और हुई, वो हुई किसान आंदोलन। अब किसान आंदोलन में एक चीज दोबारा देखने को मिली, वो ये था कि वही जाट, क्योंकि उसके पास इकोनॉमिक पावर भी है और मसल पावर भी है, तो वही जाट उसी के जिस तरह खेमे में तमाम बाकी जातियां भी जुड़ गई। किसान आंदोलन के दौरान किसानों की जो बाकी जातियां थी वो जुड़ गई, जाट दोबारा एक लीडर था। वो चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, उस चीज को आगे लेकर आप चलिए तो वो एजिटेशन में दोबारा जुड़ना, और फिर लोकसभा चुनाव से पहले एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग हुई जो देखने में आई हरियाणा में, वो ये है कि एक जो शेड्यूल कास्ट्स का तबका था जो कि कांग्रेस से दूर हो गया था 10 साल पहले, वो दोबारा एक वापसी करता नजर आया कांग्रेस की ओर। तो वो एक और एडवांटेज कांग्रेस को है। तो देखिए, बात यह है कि 1/4 पॉपुलेशन जाट, ऑब्वियसली जाटों में एक नाराजगी तो ये रही है शुरू से कि भाई ये नॉन जाट को कैसे सीएम बना दिया बीजेपी ने, वो सीधी सी बात थी। और खट्टर साहब तो खैर आते ही पंजाबी समुदाय से थे, वो तो ओबीसी से भी नहीं आते थे, तो वो चीज रही। अब बीजेपी ने वो एक नाराजगी को ऑफसेट करने के लिए सैनी साहब को बिठाया जो कि ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। तो अल्टीमेटली हरियाणा की जो पॉलिटिक्स इस समय जा रही है वो जा रही है कास्ट पोलराइजेशन की तरफ। सीधी सी बात एक नजर आ रही है कि वो इवेंचुअली कास्ट फैक्टर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। अच्छा, दूसरी तरफ हम कांग्रेस में अगर जाते हैं तो हाँ, ये एसआरके गुट की बात होती रही तो किरण चौधरी चली गई। अब वो क्यों गई, क्या गई, वो मतलब एक अलग चीज है। किरण चौधरी एक अच्छी नेता थी कांग्रेस की, वोकल थी, और मतलब अच्छा वो उनका वो था, वो क्यों गई वो उनकी आउटलुक है। पर दूसरी चीज जो आती है, अब एसआरके की भी हम बात करें तो शैलजा की बात करें, हम रणदीप की बात करें तो फिर वही बात आती है कि पैन हरियाणा क्या आपकी वो इमेज है या नहीं है। फिर आप अमूमन होता क्या है कि लोग इसको लेते हैं कि भाई इनमें गुटबाजी है, ये झगड़ा चल रहा है, ये वो चल रहा है। देखिए, कांग्रेस के इतिहास को अगर हम चाहें देखें तो हम चाहे उसको अच्छा समझे या बुरा समझे, वहां एक प्रैक्टिस ऐसी रही है कि तमाम नेता जो है वो अपने आप को असर्ट करते हैं, और डेमोक्रेसी में असर्शन और झगड़ा दोनों में एक फर्क होता है। असर्ट करने का हक सबको है। आज शैलजा भी एक असर्ट कर रही हैं तो उनका राइट है, एक डेमोक्रेसी में वो भी एक राइट है, वो होना चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है। एक पार्टी का आफ्टर ऑल एक इनर पार्टी वो भी तो होती है, डेमोक्रेसी भी तो होती है। हाँ, पर इवेंचुअली चुनाव आते आते क्या स्ट्रैटेजी बनती है, किसके मतलब नेतृत्व में चुनाव होता है, क्या कुछ कॉमन फैक्टर्स आते हैं, कैसी चीजें चलती हैं, या आपका हाईकमांड क्या रोल प्ले करता है। और हाईकमांड का भी एक सवाल उठता है ना कांग्रेस में लेकर। मैं तो हिमाचल से हूं, मैं तो ये जानता हूं कि वीरभद्र सिंह के वो नेता थे जो हाईकमांड को कुछ मानते ही नहीं थे, और उनमें खुद में इतना दम था कि इवेंचुअली हाईकमांड को भी उनके सामने झुकना पड़ता था जी। अब हुडा में भी वो एक मतलब उनकी एक्सेप्टेंस है, आज आप देखिए। और ये पैरेलल प्रोग्राम्स वगैरह ये डेमोक्रेसी में होते रहते हैं, इनके इंटरप्रिटेशंस अलग रहते हैं, गुटबाजी कह लीजिए इसे, असर्शन कह लीजिए, वो बीजेपी में भी हो रहा है। जी जी बिल्कुल।
हाँ, फिर अगर किसी पार्टी को, जिस तरह विनीता कह रही है कि कांग्रेस को एक एडवांटेज है इस समय, वो एडवांटेज इसलिए क्योंकि किसान एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि बीजेपी से नाराज है। किसानों ने क्लियर कट आज भी एक स्लोगन दिया हुआ है, पनिश बीजेपी का। फिर जब किसी पार्टी को पावर नजर आती है तो फिर असर्शन बढ़ती है, तो ये चीजें चलेंगी। बात यह है कि दोनों कद्दावर नेता हैं, दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं, अपने डिसएडवांटेजेस हैं, वो तमाम चीजें हैं। तो इवेंचुअली पार्टी चुनाव आते आते क्या चीज बनती है वो देखना होगा। पर हां, हाल की स्थिति जो है, बीजेपी क्लियरली एक बैकफुट पे तो है। ये जो एक्सपेरिमेंट किया था बीजेपी ने गुजरात में, उत्तराखंड में, कि भाई ऑल ऑफ अ सडन आप सीएम बदल दो और पूरा कैबिनेट बदल दो और वापस पावर में आ जाओगे, हरियाणा में आज के हालात में वो कहीं फिलहाल वो आसान रास्ता नहीं नजर आ रहा है। और फिर जो चीजें हो रही हैं, अभी विनेश फोगाट की हम बात करें, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है हरियाणा की पॉलिटिक्स में। ये जो पहलवान लड़कियों का आंदोलन था, उससे बहुत बहुत नाराज हैं लोग, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और इसमें हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार सीधे सीधे एक्सपोज हुई है इस पे। ओलंपिक्स में क्या हुआ, नहीं हुआ, गलत हुआ, सही हुआ, मेडल मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो अलग चीज है। पर अल्टीमेटली लोगों को ये याद है कि ये वो लड़कियां हैं जो सड़कों पर घसीटी जा रही थी और जिन्होंने दोबारा लड़ा, शेरनी की तरह लड़ा, फ्रांस तक गई और वहां भी अपना मतलब सिक्का जमाया। तो ये तमाम चीजें हैं। अब उन चीजों को लेकर ये राजनीति वैसे चलेगी आगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से विनीता जी, राजीव जी ने जो कहा कि जो बीजेपी और कांग्रेस की जो बात की, लेकिन कांग्रेस पार्टी में लगातार 10 साल से अब तक संगठन नहीं बन पाया, जबकि बीजेपी पार्टी ने मोर्चा बना दिए, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, और इसके साथ ही पन्ना जो प्रमुख है, पन्ना, और इसके साथ ही शक्ति केंद्र के नाम से भी जो संगठन में खड़ा कर दिया। तो क्या मानते हैं कि बगैर संगठन के कांग्रेस पार्टी कैसे लड़ पाएगी? लेकिन इस बार तो अभी तो हाल ही में खैर कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है आरएसएस और बीजेपी के बीच में, लेकिन आरएसएस ने भी उतना सपोर्ट नहीं किया था, तभी तो इतना बड़ा एक इनको विपक्ष का भी काम पूरा हो पाया। और आरएसएस एंटी तो नहीं गई लेकिन सपोर्ट भी नहीं किया था। अब पन्ना प्रमुख वाली जो बात है वो हरियाणा में है तो बहुत अच्छे लेवल पर, इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर वो साथ देती है तो। लेकिन अभी तो जो खबरें हैं, क्योंकि नेशनल पॉलिटिक्स जो है, अगर मैं गलत नहीं हूँ राजीव जी, नेशनल पॉलिटिक्स हरियाणा पॉलिटिक्स को पूरा इम्पैक्ट करने वाली है, पूरा असर पड़ेगा उसका। क्योंकि अगर यहाँ पर पन्ना प्रमुख की ये बात कर रहे हैं कि तैयारियां अंदर शुरू हो गई हैं, तो तैयारी पहले भी शुरू हुई थी लेकिन वो एक्टिव नहीं हुए थे। अभी मेरे पास ऐसा इनपुट नहीं है कि वो उतना एक्टिव हो रहे हैं वापस से, क्योंकि वो भी एक वेट एंड वॉच मोड में चल रहे हैं। क्योंकि आरएसएस जिस लेवल पे काम कर रहा है इसमें, वो अपने कुछ चीजें जो बीजेपी के साथ में चल रही हैं, जैसे एजुकेशन सिस्टम को लेकर के चल रहे थे, तो उनकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस अगर पूरी हो रही हैं तो पन्ना प्रमुख एक्टिव हो जाएगा। फिर थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है कांग्रेस के लिए। और कांग्रेस की ये बड़ी प्रॉब्लम अभी की नहीं है, ये पिछले कुछ वक्त से लगातार चल रही है। संगठन के लिए खर्चा उतना होना और चीजें होना, क्योंकि ये पार्टी अभी भी जो सीटें निकाल के लाई है, यूपी में जिस तरह से बम्पर इन्होंने सीटें निकाली हैं, अपने हिस्टोरिकल सीटें निकाली हैं, उसकी वजह भी कोई पैसा नहीं था इस बार, ये तो लोगों का जोश था, जुनून था। तो ये तो बिल्कुल ये मानकर चलिए विपक्ष ने पैसा ही नहीं डाला था, कैंपेन में पैसा खर्च ही नहीं कर रहे थे। और ये अपनी महिला मोर्चा, क्या मतलब बीजेपी ने महिला मोर्चा पूरे देश में एक्टिव किया हुआ था काफी दिनों से महिलाओं को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो हरियाणा में भी अगर वो एक्टिव कर रहे हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इस बार इतना इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जो हवा है ना, जो पूरे देश में जो हवा चली है अभी, वही हरियाणा में अभी चल रही है। हरियाणा उससे अलग थलग नहीं और दिल्ली के बिल्कुल सटा हुआ है। तो यहाँ से तो दिल्ली में घटने वाली हर घटना का असर सीधा सीधा हरियाणा पे पड़ता है। लेकिन हाँ, ये है कि हरियाणा में इस वक्त बीजेपी के अंदर अपने खुद के कई गुट बने हुए हैं। अगर वो अपने गुटों का, अपने अंदर की लड़ाई को नहीं संभालेंगे, जैसे यूपी में हुआ कि योगी आदित्यनाथ के साथ इनकी अच्छी खासी लड़ाई चल रही है, और योगी आदित्यनाथ ने इनको, मतलब ये तो संसद में अखिलेश यादव ने बोल दिया कि जिन्होंने आपको हरवा दिया अभी तक आप उनका कुछ नहीं कर पाए। तो अब यहाँ पर हराने वाले बीजेपी के कितने बैठे हैं। वहीं पर कांग्रेस की अगर हम बात करें, क्योंकि आज कांग्रेस पे बात हो रही है, तो कांग्रेस अगर दूसरे के नुकसान में अपना फायदा ढूंढ रही है तो बात अलग है,
लेकिन कांग्रेस अपना फायदा अपने तरीके से सही से करेगी, क्योंकि सिर्फ एक राहुल गांधी पूरी स्ट्रैटेजी मेकिंग करके स्टेट सारा देश का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। वो एक इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर की जो लेयर है, रणदीप सुरजेवाला हो, कुमारी शैलजा हो, भूपेंद्र हुड्डा हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, उधर ये सब, तो ये इनके अपने रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब तो ये राजीव जी, जिस तरह से विनीता जी बिल्कुल, जिस तरह से राजीव जी विनीता जी ने सारी स्थिति के बारे में बताया कि हरियाणा के अंदर जो भाजपा विरोधी लहर है उससे कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि सत्ता में आएंगी, लेकिन जो कुर्सी है मुख्यमंत्री की उसको लेकर हुड्डा ग्रुप और शैलजा ग्रुप के अंदर एक जंग छिड़ी हुई है। इसी को लेकर दोनों यात्राएं जो निकल रही हैं, तो आप क्या मानते हैं कि इसका कितना पार्टी के ऊपर असर पड़ेगा? देखिए, एक चीज आप ध्यान में रखिए, हरियाणा की आप परिस्थितियां समझिए। हरियाणा सरकार पिछले 10 साल में, चाहे वो खट्टर सरकार रही हो या अभी सैनी साहब की सरकार रही हो, उसमें एक चीज आपको समझना है कि परफॉर्मेंस क्या रहा है सरकार का। आज ये गुड़गांव की हम बात करें, गुरुग्राम आपने नाम तो कर दिया, पर वो आप जिसको मिलेनियम सिटी कहते थे, आज उसकी दशा क्या है। आप एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो हरियाणा, जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत एक रैपिड पेस था पकड़ा हुआ वहां पर, आज आप बात कीजिए तो वहां पर अमंग द टॉप मोस्ट स्टेट्स है जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। इन चीजों को आपने देखना है। अब उसमें एक आपने ऑर्गेनाइजेशन की बात की, कांग्रेस को हमेशा से ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम तो रही ही है, पर आज स्थिति जो है वो ये है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को आप अगर एक किनारे भी आप करिए तो लोगों में रुझान किस चीज का है, लोगों में किस चीज का गुस्सा है। आप देखिए, आप करनाल की बात कीजिए, करनाल अपना खट्टर साहब का भी गृह क्षेत्र रहा और अभी सैनी साहब का भी है, ठीक है ना। करनाल में पिछले 1 साल से लगातार आंदोलन चल रहे हैं। अब वो कौन से आंदोलन है, कभी हेल्थ वर्कर्स का आंदोलन है, कभी आंगनवाड़ी का आंदोलन है, कभी, तो मतलब इवेंचुअली लोगों में वो गुस्सा दिख रहा है। तो लोग जब गुस्सा देखते हैं ना तो फिर वो चेंज चाहते हैं, बाकी चीजें बाद में आ जाती हैं। अब वो चेंज में, हाँ, हरियाणा में बाकी प्लेयर्स भी हैं, आईएनएलडी भी है, लोकदल भी है, और फिर उनका गठजोड़ बीएसपी से हुआ है इस समय। वो क्या रोल अदा करते हैं वो एक चीज रहेगी। फिर आम आदमी पार्टी अपने लिए, हाँ, आम आदमी पार्टी भी अपने लिए एक फुटहोल्ड ढूंढ रही है, कुछ नहीं तो दिल्ली के साथ लगते क्षेत्रों में, कि जहां वो दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस को सेल करना चाहती है। तो तमाम चीजें ये होंगी। अब ये वो भी जेजेपी का तो फिलहाल हालत काफी खराब है वहां पर। उनको तो ये कहा जा रहा है कि ये बीजेपी के पहले डैमेज नहीं करती राजीव जी, जब इस तरह की सिचुएशन होती है अपना तो फायदा नहीं कर पाती पर रायता फैलाती है। नहीं, पर जेजेपी की देखिए, अब जेजेपी की दशा क्या है। जेजेपी आई थी जाट पार्टी बनकर और हाथ मिला लिया बीजेपी के साथ, वो चीज रही। तो जेजेपी में खास तौर पर जेजेपी को तो इस समय भारतीय पॉलिटिक्स का पहला अग्निवीर कहा जा रहा है। हालत यह है वहां पर, उनको अग्निवीर कहा जा रहा है वहां पर। वो चीज है जेजेपी के लिए एक लंबी राह है। देखिए, जेजेपी हाँ आने वाले समय में कुछ कर सकती है, प्रोवाइडेड अपना संगठन कितना मजबूत करती है, क्या करती है। उनके पास चॉइस थी, अगर पिछली बार वो हाथ ना मिलाते तो शायद इस वक्त उनको अच्छी खासी सपोर्ट मिलती। लोग ऑल्टरनेटिव्स भी चाहते हैं। आफ्टर ऑल कांग्रेस के भी तो फेलियर्स रहे हैं ना, जिनकी वजह से बीजेपी को 10 साल मौका दिया लोगों ने। और आईएनएलडी का भी हम किरदार जानते हैं कि क्या रहा उनकी सरकारों में। तो लोग जो हैं, लोग ऑल्टरनेटिव्स चाहते हैं, लोग चीजों को मतलब समझते भी हैं। हाँ, ये है कांग्रेस को गुटबाजी जो है उसको कितना कंट्रोल कर पाती है कांग्रेस, या कम से कम वो कितना डैमेज ना करे, वो चीज समझना ज्यादा जरूरी है। अब इससे पहले आप शैलजा की बात कर रहे हैं, इससे पहले तो अशोक तंवर भी थे, उनकी भी तो हुड्डा साहब के साथ वो चल रही थी। पर बात फिर वही आती है कि जब आप तुलना करते हैं, लोग देखते हैं। अब अशोक तंवर बुरी तरह चुनाव हारे हैं इस बार, और तब हारे हैं जबकि 400 पार का नारा दिया जा रहा था, मोदी साहब की पॉपुलैरिटी की दवाई दी जा रही थी। तो तमाम चीजें, हरियाणा पॉलिटिक्स जो है वो बहुत, देखिए हरियाणा एक वो स्टेट है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेट है एज फार एज हमारी इंडियन पॉलिटी के बैरोमीटर को हम कंसिडर करें। कि वो स्टेट है जिसने इस देश को आया राम गया राम की पॉलिटिक्स दी है। इस स्टेट में बड़ी अनोखी चीजें हुई हैं। आप देखिए पिछले 6-7 साल पहले जो राज्यसभा चुनाव में वो इंक वाला कांड हुआ था। अब इंक वाला जो कांड हुआ था, मैं 1 मिनट लूंगा आपका, ज्यादा नहीं लूंगा।
उसमें कहा यह जा रहा था कि आईएनएलडी और कांग्रेस ने मिलकर कैंडिडेट दिया था, वो हार गया। अब कांग्रेस हाईकमांड को एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि बीजेपी तो अभी 10 साल पहले आई है ना एमर्ज होके। कांग्रेस का ट्रेडिशनल राइवल कौन है? आईएनएलडी। तो अगर स्टेट में वो कांग्रेस उस आईएनएलडी से हाथ मिलाएगी तो लोगों में क्या छवि जाएगी? हाईकमांड अपने लेवल पे जो मर्जी सोचता रहे। तो हरियाणा की पॉलिटिक्स बहुत ही इंट्रीगिंग है और उसको समझने की बहुत, मतलब उसको समझना इतना आसान नहीं है पंजाब की तरह। और फिर हरियाणा की पॉलिटिक्स एक बैरोमीटर है इस देश के लिए, क्योंकि लोग जो हैं, मैं हरियाणा और पंजाब को, दो इन स्टेट्स को बहुत ही ज्यादा, मतलब मुझे प्यार है इन स्टेट्स से। वो इसलिए कि ये वो स्टेट्स हैं जहां लोग अपने मन में बात नहीं रखते, वो खुलकर बात करते हैं और खुल के बोलते हैं। जिसके खिलाफ बोलना हो, जिसके फेवर में बोलना हो, चाहे वो आपको भी क्रिटिसाइज करना हो, लोग खुलकर बात करते हैं। ये खूबी है इन दोनों स्टेट्स की। जी 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 बिल्कुल। राजीव जी, जिस तरह से आपने कहा, मैं विनीता जी के पास जाना चाहूंगा। विनीता जी, जब कांग्रेस के नेताओं से बात की जाती गुटबाजी को लेकर, और वो अक्सर कहते हैं कि पार्टी के जो नेता हैं उनके बीच में मतभेद हैं, मनभेद नहीं है। चाहे चौधरी भजनलाल रहे हों, बंशीलाल रहे हों, चाहे कितने भी नेता हों, हमेशा गुटबाजी रही है। परंतु जब चुनाव का समय आता है तो सभी कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ते हैं और सत्ता पे काबिज होते हैं। तो क्या मानते हैं कि जो मतभेद है इनमें आपस में गुटबाजी में, जब चुनावी समय आएगा तो उसका ये फायदा उठाकर सब एकजुट हो जाएंगे? आपको G20 याद होगा जी जी, जो पूरा लिस्ट बन गई थी कि किस तरह से कांग्रेस में लोगों ने बगावत कर दी थी, और जी, उनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम भी शामिल था। बिल्कुल। तो जी जी, वो जो लिस्ट थी उसमें अगुवाई करने वालों में थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कोई बहुत पीछे नहीं रहे थे। तो बड़ी बात यह है कि अभी माहौल कांग्रेस के फेवर में जा रहा है। तो जो आप कह रहे हैं वो हो सकता है कि सब कहेंगे कि ठीक है हमारे मनभेद हैं बट मतभेद हैं, पर मनभेद नहीं है, क्योंकि जो जीता वो सिकंदर। इन दिनों सितारे ठीक चल रहे हैं कांग्रेस के, और इन महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों से ये खबर है। झारखंड से भी विपक्ष का जो है मजबूत है मामला इस वक्त, क्योंकि वहां पर हेमंत सोरेन की अरेस्टिंग हो गई थी। महाराष्ट्र में ऑलरेडी बीजेपी बहुत बुरी परिस्थितियों में चल रही है, क्योंकि वहां पर उन्होंने शिवसेना तोड़ने की कोशिश की थी। हरियाणा में वो नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये तो हुआ जो जेजेपी और बीजेपी ने मिलकर किया। तो वो जो मैसेज चला गया लोगों में, वो भी है, सेंटर का भी है, सारी चीजें कुल मिला के। लेकिन कांग्रेस में अब एक सीधा एक बंदे की सुनी जाती है और वो बोले तो फिर अब उस पर चलना पड़ेगा, बात साफ हो चुकी है। और राहुल गांधी भी बहुत क्लियर है इस बात को लेकर के, जिस तरह की वो बात करते हैं कि जिसको जाना है वो चला जाए, अब मैं रोकूंगा नहीं, और जो रुकेगा वो मेरा है। ठीक है, तो ये बात उन्होंने कही थी हमारे सामने कि वो मेरे हीरे हैं, वो मैंने फिल्टर कर दिए, जिन्होंने जाना है छने निकल जाए। तो यानी कि अब जो लोग हैं और जो देख रहे हैं, क्योंकि ये एक सिस्टम होता है, कई बार जो पार्टी लंबे वक्त रहती है फिर उसके साथ कमियां दिखने लगती हैं। ये इसी तरह से है जैसे कि एक शादी होती है और उसमें दो लोग थोड़ा लंबा वक्त अगर गुजार ले गए तो वो लंबा चल जाएगा, नहीं तो अक्सर वहां से वो पड़ाव जो होता है वो सबसे यू टर्न वाला हो जाता है। अब ये जो यू टर्न वाला होता है वो ज्यादातर वही 10 साल वाला टाइमिंग होता है। कोई कहीं पर 15 खींच ले जाए तो बहुत ताली बजती है उसके, लेकिन फिर उसके बाद उसके लिए भी मुश्किल हो जाती है। तो ये 10 और 15 साल का जो टेन्योर होता है, अब 10 साल हरियाणा के जो है, इसके बाद कांग्रेस को पता है कि ये कहानी अब बदलेगी ही बदलेगी। पिछली बार बदलते बदलते रह गई। तो अब की बार कांग्रेस ही जो है वो मतभेद और मनभेद जैसी बातें करते रहेंगे, लेकिन वो इंतजार करेंगे कि खीर किसको मिलने वाली है हरियाणा की असली। लेकिन सच्चाई ये है कि अब की बार ये बंटवारा जो है ना वो राहुल गांधी खुद कर रहे हैं। ये लोग कुछ नहीं कर सकते। जो जितना ज्यादा अच्छी डीलिंग राहुल गांधी के साथ कर पाएगा आके दिल्ली में, वो वहां पर वो जिम्मेदारी उनको सौंप देंगे। आपस में जो गुट बन रहे हैं, ये इनको साफ है कि अब अगर ये गुट में लड़ते रहे तो ये ईडी, जैसे अभी राव दान सिंह के यहाँ पे ईडी का छापा पड़ा, ठीक है, और अब ये एक एक करके, ये जो सबसे बड़ा डर है, क्योंकि हरियाणा में ये डर, हरियाणा ऐसा नहीं है कि लोकसभा में बीजेपी की सीटें कम हो गई तो ये डर खत्म हो गया, ये अभी भी उस पर चल रही है बीजेपी। वो जो डर है, वो जो धर्म का डर है, जो ईडी का डर है, उनके पास वही शस्त्र बचे हैं, तो वो उसको इस्तेमाल करना नहीं छोड़ रहे हैं अभी, वो उसी पर चल रहे हैं। सेम मोडस ऑपरेंडी है उनकी। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस जो है वो इतना जरूर समझ रही है, उसके नेता ये जरूर समझ रहे हैं कि अगर अभी हम लड़े तो आगे हमारा वैसे भी कुछ नहीं होने वाला,
इतना बेसिक तो सबके माइंड में आ चुका है। अब ज्यादा तो लड़ नहीं सकते, थोड़ा थोड़ा तो लड़ेंगे अपने हिस्सा मांगने के लिए, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अब पार्टी से बाहर जाने का रास्ता ये नहीं देखने वाले, ना पार्टी को बहुत डैमेज करने का रास्ता देखने वाले हैं। लेकिन ये जरूर होगा कि यहाँ पर असल कॉल जो है राहुल गांधी कब और किसके फेवर में ज्यादा लेते हैं। इससे ये तो आपको बल्कि ज्यादा पता लग जाएगा कि हरियाणा में किसको ज्यादा जिम्मेदारियां चुनाव प्रचार को लेकर के अब मिलनी शुरू हो गई हैं। इसी से अंदाजा हो जाएगा हवा से कि क्या रुख है इस वक्त। जी 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 बिल्कुल, जिस तरह से विनेता जी आपने बताया कि ईडी का यहाँ पर राव दान सिंह जी के यहाँ पर ईडी आई, इसके साथ ही सुरेंद्र पंवार हैं जो कांग्रेसी नेता हैं, हुड्डा के नजदीकी माने जाते हैं, और चाहे धर्मजीत चौकर हों, और इसके साथ ही हुड्डा जी के खिलाफ भी एक मामला जो है वो दर्ज किया गया है। तो क्या मानते हैं कि जो बीजेपी सरकार की तरफ से ये लग रहा है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस आ रही है, तो उसे कमजोर करने के लिए इस तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं? देखिए ये सब टैक्टिक्स हैं, ये चलती हैं, ये मैसेज देने की टैक्टिक्स होती हैं। हुड्डा साहब पे तो नेशनल हेराल्ड वाला केस भी, उसमें भी चला हुआ है काम काफी समय से। ये वो टैक्टिक्स है बीजेपी की। मेन चीज ये है ना प्रदीप जी कि लोग कुछ चीजों को बखूबी समझने लग गए हैं। इसी वजह से ये धर्म की राजनीति जड़ नहीं पकड़ रही। और जैसा कि मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है हरियाणा में इस समय रहेगा, वो रहेगा किसानों का, और साथ में ये जो अग्निवीर, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। हम सब जानते हैं कि हरियाणा से बहुत बड़ी तादाद में लोग फौज में जाते हैं। ये दो फैक्टर्स जो हैं बहुत मेजर फैक्टर्स हैं जिनको बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है एड्रेस करने की। आपने देखा होगा एक दो दिन से जो बयान आ रहे हैं कि एक तो तमाम फसलें जो है एमएसपी पे खरीदी जाएंगी, और जबकि मजे की बात यह है किसान ये कह रहे हैं कि आप ऐलान उस समय कर रहे हैं कि जब तक चुनाव होने तब तक कोई फसल मंडी में आने वाली नहीं है। लोग समझ रहे हैं उन चीजों को। और अग्निवीर को लेकर जिस तरीके से बात हो रही है रिजर्वेशन की या एडजस्ट करने की, वो तमाम चीजें, तो ये चीजें चलेंगी। जैसा मैंने कहा है कि ये बड़ा एक दिलचस्प चुनाव है। हार जीत वो एक अलग चीज है। इंडियन डेमोक्रेसी जो प्रेजेंट एक स्टेट पे पहुंची हुई है, उसको मापने का, उसको समझने का ये बड़ा एक दिलचस्प चुनाव होने वाला है। जी 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 बिल्कुल, जिस तरह की आज की चर्चा है उसमें ये बिल्कुल बात साफ आई है कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है, परंतु सत्ता विरोधी जो लहर है उसका कांग्रेस को फायदा मिलेगा, क्योंकि बीजेपी द्वारा लगातार 10 साल से जो शासन किया जा रहा है उससे लोगों में नाराजगी है, और कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों की जो सहानुभूति है उसे भी लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। और आज हमारे साथ जुड़े मेहमानों का धन्यवाद, और आगे भी इसी तरह से अनेक मुद्दों को लेकर चर्चा जारी रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।